हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, क्या सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों ही क्लियर आ गए हैं? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हालचाल सभी के? कैसे है सभी? कैसे है सभी? क्या हालचाल सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो करें क्लास की शुरुआत। करें क्लास की शुरुआत। हाँ, वो टेलीग्राम चैनल का मैंने समस्या देख ली। वो मेरे को लग रहा है कि शायद एक दो दिन में ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होगा एक दो दिन में तो हम नया बना लेंगे ना। वो पता नहीं कौन फर्जी आदमी था ना, उसने टेलीग्राम वालों को बोला कि ये एसपी सर ने वो जो यूट्यूब की लिंक डाली हुई है वो वीडियो इनका नहीं है, और वो टेलीग्राम वालों ने बात मान ली उसकी। मतलब टेलीग्राम वालों का मेरे पास मैसेज आया था 26-28 नवंबर के करीब आया था। तो टेलीग्राम वालों ने बोला कि सर ये बोल रहा है कि ये वीडियो के नीचे आपने पीडीएफ डाली और जो वीडियो डाला है ये आपका नहीं है। अब मैंने देखा ही नहीं मैसेज ना, अब इतने सारे मैसेजेस रहते तो वो मैसेज मतलब मैंने टेलीग्राम पे किसी का मैसेज देखा नहीं था काफी दिनों से, तो वो मैसेज पे मेरा ध्यान नहीं गया। तो उन्हें लगा कि हाँ भाई सच बात होगी, ये सामने वाला बोल रहा है तो उन्होंने बंदी कर दिया। तो मैंने उनको फिर समझाया आज कि भैया ये सब ऐसा नहीं होता है ना। मतलब और कौन सा मैसेज था, मैंने थोड़े दिन पहले एक ऑप्टिक्स की क्लास ली थी यूट्यूब पे, तो उसकी पीडीएफ डाली हुई थी। बताओ भाई, हमने पढ़ाया, हमारी पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे डाली, और उन्हें उनसे भी दिक्कत है, हमारे बच्चों के लिए वो भी एक दिन में इतना सारा होमवर्क। हाँ, होमवर्क का भी वो ये हुआ था कि लेक्चर नंबर 2 के बाद में आपको 2-3 दिन होमवर्क नहीं मिला था, है ना। तो फिर वो मैंने होमवर्क वाले भैया को बोला, भैया क्या कर रहे हो यार आप? तो बोलते सर वो पता नहीं कैसे छूट गया। तो मैंने दोनों ही बैच में नहीं गया था, तो मैंने वो कल रात को उनको होमवर्क सही करवा दिया था। तो 3-4 दिन का होमवर्क आपको मिल गया होगा। कोई बात नहीं, संडे के दिन आप फ्री हो, मतलब कि इस संडे टेस्ट नहीं है, तो इस संडे आप लोग मतलब परसों के दिन आप वो वाला होमवर्क कर सकते हो, या अभी 2 दिन भी आपके पास रहेगा। और चिंता ना करो, वो होमवर्क में ऐसे कोई बहुत बहुत भयंकर सवाल नहीं है ना, वो इजी सवाल ही है। अगर आप बढ़िया तरीके से क्लासेस कर रहे थे तो वो अच्छे से आपका हो गया होगा। चलिए तो करते क्लास की शुरुआत, लेक्चर नंबर 5 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र में। आज की क्लास में हमें क्या करना है, आज की क्लास में हमने प्रकाश के अपवर्तन पर एक छोटी सी और बात करनी है, और उसके अंदर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखना चाहेंगे। क्या देखेंगे हम? पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम वक्रीय पृष्ठ से अपवर्तन अगर हमारे पास समय रहता है तो देखेंगे। ठीक है, चलो भाई तो करते हैं क्लास की शुरुआत। अब हमें आज की क्लास में क्या करना है ना, आज की क्लास में हमें एक बहुत ही रोचक घटना पर कार्य करना है, एक बहुत ही रोचक घटना पर चर्चा करनी है। क्या है रोचक घटना? कि अगर मान के चलो हमारे पास एक ग्लास में पानी है, तो सर हमें पता है, हम जैसे ही इसमें देखते हैं तो हमें इसका तल जो है सर वो ऊपर नजर आता है, इसका तल ऊपर नजर आता है। और यह चीज इसमें नहीं हो रही है सर। अगर बड़ा तालाब भरा होगा पानी का, उसमें भी देखेंगे तो चीज ऊपर नजर आएगी। या इसके अलावा सर अगर कोई भी एक तरल होता है और तरल में हम रखी हुई किसी भी चीज को देखते हैं तो वह हमें ऊपर नजर आती है, वह हमें ऊपर नजर आती है। आज लेक्चर नंबर 4 है। एक काम करो यार, पहले तुम लोग अपनी पूरी समस्या बता लो, है ना। बिल्कुल ऐसा कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे ही ये आदमी सामने आए, है ना, तो तुमने सुना है वो, है ना, आजकल एक कोर्ट, मतलब जैसे अगर आपको कोई केस करना तो कोर्ट में जाना पड़ता है ना, तो
उसमें बहुत समय लगता है। तो आजकल एक लोक अदालत नामक चीज लगने लग गई है ना। लोक अदालत में क्या होता है कि 2-3 जज आकर बैठ जाते हैं और लोगों की जो बहुत सारी समस्या रहती है, छोटी छोटी जो समस्या रहती है, जो एक दूसरे पे केस वेस कर देते हैं, तो 5-5, 10 मिनट में सबका समाधान कर देते हैं। चल ठीक है जा, हाँ चल ठीक है जा। तो कुछ लोगों को ऐसा ही लगता है कि 7:30 बज चुके, अब हो गया लोक अदालत का समय ना। तो अब लोक अदालत का समय हो गया, तो जज साहब आ चुके हैं, अब इनमें हम बहुत सारी समस्या बताएंगे। होमवर्क बहुत सारा आ गया, टेलीग्राम चलने नहीं चल रहा, आज लेक्चर नंबर 4 है, टेस्ट का क्या होगा, इस संडे टेस्ट होगा, टेस्ट का सिलेबस वही रहेगा, टेस्ट का सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्लास का टाइम सर चेंज कर दो, सर यूट्यूब पर ये पढ़ा दो, सर क्वेश्चन ज्यादा करवा दो, सर मेरे को A स्टार में डाल दो, सर मेरे को टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, सर ना। 7:30 बजे लोक अदालत पंचायत का समय हो चुका है। पढ़ ले अब हम देखो, आज लेक्चर नंबर 5 ही है। तो अब हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, ये हम जब भी एक तरल में, या देखो अब ये तरल जरूरी नहीं, जब भी एक सघन माध्यम में वस्तु रखी है उसे एक विरल माध्यम से देखा जाता है ना। जब भी हम सघन माध्यम में रखी हुई चीज को एक विरल माध्यम में से देखते हैं तो वह हमें ऊपर नजर आती है। मतलब जब भी माध्यम का परिवर्तन होता है तो वह वस्तु हमें विस्थापित नजर आती है, और ये जो विस्थापन होता है हम अभिलंब विस्थापन कहते हैं, है ना। अभिलंब विस्थापन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल है या जो अभिलंब है उसी दिशा में विस्थापित हुई है, ऊपर आई है या नीचे जाती है वो चीज, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं अभिलंब विस्थापन। तो अभी अभिलंब विस्थापन क्या होता है, क्यों होता है, इस सब पे हमें चर्चा करनी है। अभिलंब विस्थापन, ये बताओ यार, ये तुम्हारी ये हरकत केवल मेरे साथ होती है या फिर बाकी सारे सब्जेक्ट में भी यही करते हो? अभिलंब विस्थापन, या बाकी सारे टीचर तुम्हारे कुछ सुनते नहीं, बोला ये इनको करने दो बकवास, या फिर दूसरा तरीका, ये दूसरी चीज भी हो सकती है दूसरी चीज भी हो सकती है कि ये पढ़ाएंगे, थोड़ा समझ में कम ही आएगा, उससे पहले हम हमारी बातें रख लेते ना। तो फिजिक्स पढ़ने में तो सर वैसे मन नहीं करता मेरा, तो एक काम करता हूं, मैं यही सब कुछ कर लेता हूं क्लास में। बायोलॉजी में और ज्यादा करते। देखो अभिलंब विस्थापन क्या होता है ना। तो अभिलंब विस्थापन में अगर मान के चलो हमारे पास यहां पर एक पानी से भरा हुआ बाउल है ना, या एक्वेरियम समझते हो तुम लोग? अच्छा, मछली घर समझते हो? मछली घर क्या होता है? तो मान के चलो यहां पर ये एक मछली है, इस मछली का नाम रखते थे हम C2 मछली। क्या है ये? C2 मछली है सर। ये C2 मछली है, और इस C2 मछली को, अच्छा सीधे नदी है तुम्हारे घर में से बहकर जाती है नदी। हाँ भाई, नदी के ऊपर रहते हो तुम लोग। हाँ, फिश टैंक, यस यू नो फिश टैंक, व्हाट इज अ फिश टैंक। और यहां पर अपनी एक आंख लेकर किंसी बिल्ली खड़ी है। क्या नाम है इस बिल्ली का? किंसी बिल्ली। किंसी बिल्ली। तो अब अगर यहां पर एक किंसी बिल्ली जो है, किंसी बिल्ली अगर अपनी आंख लेकर खड़ी भी है और ये C2 मछली को देख रही है, तो इसे C2 मछली कहां नजर आएगी? बताओ भाई क्या होगा? तो अब ये मछली, ये बिल्ली क्या चाहती है ना, इस घर में 2 लोग हैं, मतलब लोग तो बहुत सारे लेकिन जानवर 2 है, एक मछली और एक बिल्ली है। बिल्ली का एक ही मकसद है कि जैसे ही घर वाले गायब हो या कोई ना देखे, तो एक ना एक दिन मैं पंजा मारकर ये मछली बाहर निकाल लूंगी और इसे खा जाऊंगी। तो ये बार बार उसे आकर देखती रहती है ऊपर से कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। तो इसे ये कहां दिखाई देगी? तो अब कहां दिखाई देगी, कैसे पता करेंगे? देखो कैसे पता करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां से मान के चलो कि मछली से कुछ प्रकाश किरणें निकली, ये इधर गई, एक प्रकाश किरण इधर गई, मतलब बहुत सारी निकलेंगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर ये जैसे ही इसमें से जाएंगी
तो यह अपना अभिलंब से थोड़ा सा दूर भटक जाएगी, यह अभिलंब से थोड़ा सा दूर भटक जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही ये थोड़ा दूर भटकेगी, तो अब ये मत मेरे को बोलना है ना कि सर आंख पे तो लाइट पड़ी नहीं रही है, ऐसी बहुत सारी लाइट निकली, कुछ ना कुछ आंख पे भी पड़ेगी। तो अब ये लाइट को जब हम पीछे की दिशा में विस्थापित करेंगे, पीछे की दिशा में लेकर जाएंगे, तो यहां पे एक बिंदु बनेगा, यहां पे एक बिंदु बनेगा। तो ये पूरी की पूरी मछली जो है सर वो हमें ऊपर नजर आएगी, पूरी मछली ऊपर नजर आएगी। तो चक्कर ये है कि जब C2 मछली को देखा जाएगा किंसी बिल्ली द्वारा, किंसी बिल्ली बोली मैं तो पंजा मार के निकाल लूंगी आज इसे, मछली तू बच के रहना। तो मछली को जैसे ही देखने जाते हैं तो उसे ऊपर नजर आती है। तो इसलिए ना वो बिल्ली कोशिश तो बहुत बार करती है, पंजा मारने जाती है, लेकिन जहां पंजा मारती है मछली उसके और नीचे रहती है, और जैसे ही बिल्ली पंजा मारती है तो मछली और नीचे चली जाती है। तो मामला गड़बड़ हो जाता है ना, मामला गड़बड़ हो जाता है, वो उसे नहीं पकड़ पाती। तो बस अब हमारा मेन मकसद ये है कि मान के चलो यह वास्तविक गहराई है ना, वास्तविक गहराई इसकी जो थी वह D थी, वास्तविक गहराई कितनी थी, D थी। ओके, और यह कुछ आभासी गहराई D' पे नजर आ रही है, आभासी गहराई D' पे नजर आ रही है। तो ये D और D' में क्या संबंध होगा, ये D और D' में क्या संबंध होगा ये पता करना है। तो कैसे पता कर सकते हैं D और D' में संबंध? तो देखो इसका डेरिवेशन वगैरह होता है, लेकिन हम ऑब्वियसली बात है डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम सीधे संबंध बता देते हैं कि यहां पर D' बटे में D जो होता है, या आप D' की वैल्यू रख लो, ये D' बराबर होता है D बटे में म्यू। क्या होता है, D बटे में म्यू, या म्यू को आप D बटे में D' लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई। आभासी गहराई, ठीक है, यह होता है D बराबर होता है D' बराबर होता है D बटे में म्यू। और म्यू जो होता है ना, कौन आया ये, क्या नाम है इसका, वेदिका बिटिया है ना। माना तुम थोड़ा होशियार बनने की कोशिश करते हो, लेकिन मेरे सामने कोशिश मत करा करो, है ना। अब मैं तुम्हें इसका डेरिवेशन बता दूंगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं इसका डेरिवेशन किसी बोर्ड में भी नहीं पूछा जाता, नहीं पूछते इसका डेरिवेशन किसी बोर्ड में भी। क्या करोगे डेरिवेशन जान के, अभी डेरिवेशन बताने जाऊंगा, इसमें tan आएगा, फिर उसका अप्रोक्सीमेशन लूंगा, एंगल लगाऊंगा, साइन लगाऊंगा, कॉस लगाऊंगा, कॉस तो नहीं आएगा, tan आएगा, साइन आएगा, फिर उसमें तुम्हारा आदत तोते उड़ जाएंगे, फिर तुम बोलोगे सर कोण कैसे बन रहे हैं इसमें। देखो म्यू क्या है, म्यू जो है वो होता है अपवर्तनांक। अच्छा सर अपवर्तनांक किसका, अपवर्तनांक, सबसे बड़ी बात तो सर अपवर्तनांक किसका, अपवर्तनांक। तो यह अपवर्तनांक जो होगा वह हमें ध्यान रखना है कि पानी का अपवर्तनांक, या जिस माध्यम में वस्तु रखी है जिसे हम देख रहे हैं, जिस माध्यम में वस्तु रखी है जिसे हम देख रहे हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक रखना होगा यहां पर, ठीक है। तो आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये अपवर्तनांक किसका है, ये अपवर्तनांक है सर जी जिस माध्यम में, ऐसे लिख लो, वह माध्यम जिसमें वस्तु को देखा जा रहा है, जिसमें वस्तु को देखा जा रहा है, जिसमें वस्तु को देखा जा रहा है, ठीक है। ये याद रखना इसमें कि जिससे हम देख रहे हैं उस माध्यम का कोई रोल नहीं होता इसमें, है ना। हमें बस जिसमें देखा जा रहा है उसका अपवर्तनांक रखेंगे। और उसमें भी एक और इंपॉर्टेंट सी बात, आप कहां से देख रहे हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मान के चलो आप एक पानी का ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है ना, तो मान के चलो मैं इसमें यहां से देखूं, इसे यहां से देखूं, मैं इसे यहां से देखूं और दूर से देखूं, वो जो सतह ऊपर नजर आएगी, या जो मुझे सतह जहां पर रहना, जहां पर मुझे जो सतह दिखाई दे रही थी वो जितनी ऊपर नजर आएगी, वो इस बात से निर्भर नहीं करता कि किंसी बिल्ली यहां से देखे, यहां से देखे, यहां से देखे, यहां से देखे, हमेशा उसे एक जैसा ही नजर आएगा,
क्लियर है मतलब, है ना? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर है कि कितना ऊपर नजर आएगा वह जो है वह निर्भर नहीं करता कि आप कहां से देख रहे हो। इस बात से निर्भर करता है कि वस्तु माध्यम के अंदर कितना डूबी हुई है, कितना डूबे हो तुम, उससे मतलब है। हम कहां हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो भैया, अगर ये बात समझ में आ गई तुम्हें, तुम यहां से डी डैश निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। अच्छा, अब इसमें ये तो अभिलंब विस्थापन मैंने अभी एक्चुअल में आभासी स्थिति निकाली है, ये आभासी गहराई निकाली है। मैंने एक्चुअल में विस्थापन नहीं बताया अभी भी। तो विस्थापन क्या होगा? अभिलंब विस्थापन कितना होगा? अभिलंब विस्थापन कितना होगा? अभिलंब विस्थापन, अभिलंब विस्थापन, हाँ भाई, अभिलंब विस्थापन कोई बता सकता है क्या? बताओ भाई, अभिलंब विस्थापन का मान क्या आएगा? अभिलंब विस्थापन का मान क्या आएगा? हाँ भाई, अभिलंब विस्थापन कितना होगा? ये होगा d माइनस डी डैश। तो d माइनस डी डैश की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से बताओ, d माइनस डी डैश की वैल्यू कितनी आएगी? d माइनस डी डैश की वैल्यू कितनी आएगी? अजीब बच्चे हैं। हाँ भाई, अभिलंब विस्थापन, एक बच्ची 4-5 बार लगातार फोन लगाया जा रही। अब मैं उसे बोल रहा हूं, भैया बोल रही सर मेरी क्लास नहीं चल रही है। तो बाकी सबकी क्लास चल रही है, क्लास अटेंड कर रहे बाकी सारे बच्चे। बोलते सर मेरी क्लास नहीं चलती। भैया आपका नेट गड़बड़ होगा। देखो, अभिलंब विस्थापन क्या होगा? बहुत परेशान हो गया हूं आज मैं। d माइनस डी डैश, तो d क्या होगा? d माइनस डी डैश, तो d डैश जो होगा सर वो d बटे में म्यू होगा, या हम इसमें से d कॉमन निकाल के 1 माइनस 1 बाय म्यू लिख सकते हैं। क्लियर है मामला? क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई? हाँ, d माइनस d कॉमन निकाल के 1 माइनस 1 बाय म्यू हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर यही चीज इसमें भी हो रही है। जैसे अगर मान के चलो कि ये आदमी जो है वो सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा देखता है, यह है डाकू लुटेरा जैक स्पैरो। तो उसे दिखता है यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा। तो क्या वो वास्तविकता में यहां है? नहीं सर, वो वास्तविकता में यहां है नहीं। तो वो कहां देख रहा है? उसे दिख तो यहां रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो और नीचे है। इसी प्रकार से मान के चलो ये ब्लू व्हेल को भी देखा जा रहा है, तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी यह कुछ ऊपर नजर आएगी, और एक कितना ऊपर नजर आएगी वो हम आसानी से देख सकते हो, है ना? क्या होगा? ये डी डैश जो हो जाएगा वो इसमें भी डी बटा म्यू ही होगा, एकदम आसान सी कहानी। अच्छा, अब इसका एक उल्टा केस भी पॉसिबल है, ना? देखो 99.99% जगहों पे यही होगा, लेकिन 1% अगर ऐसा हो गया, 1% अगर ऐसा हो गया, कैसा हो गया कि सर कभी ना कभी ये C2 मछली का भी तो दिल करेगा कि मैं भी बिल्ली के मजे ले लूं, ये हमेशा मुझे खाने की सोचती है। तो मछली ने सोचा कि अब मैं बिल्ली के मजे लूंगी। तो मजे लेने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बात, देखना तो पड़ेगा पहले कहां है, तो अगर मान के चलो यहां पर C2 मछली देखे, है ना? अभी कौन देख रहा था? यहां पर सर लाइट जो है वो मछली से निकलकर बिल्ली तक जा रही थी, तो कौन देख रहा था? यहां पर सर किंसी देख रही थी, किंसी देखे C2 को,
इसी प्रकार से अब अगर C2 देखे किन्सी को, मतलब कि सर अब बिल्ली को देखा जा रहा है। यहां कौन देख रहा था सर? सर यहां मतलब कहने की बात है कि यहां से मछली से लाइट निकलकर बिल्ली तक जा रही थी। अब क्या होगा? अब यहां पर C2 देखे किन्सी को, C2 देखे किन्सी को मतलब क्या होगा कि इस चक्कर में यहां पर ये एक आंख लेकर बिल्ली खड़ी है, तो अब लाइट जो है वो बिल्ली से मछली तक आएगी, बिल्ली से मछली तक आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहां पर अब ये सर कहां नजर आएगी, कहां नजर आएगी, कैसे पता करें? तो मान के चलो ये यहां पर वास्तविक ऊंचाई h बोलते हैं। तो अब क्या होगा कि जब हम एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में देख रहे हैं, है ना, तो देखो क्या होगा। मान के चलो इसकी आंख जो है ना मैं थोड़ी टेढ़ी कर देता हूं, यहां पर ऐसा दिखाते ताकि हमको जगह मिल जाए डायग्राम बनाने की। तो अब क्या होना चाहिए सर? अब बिल्ली से लाइट निकलकर मछली तक पहुंचेगी, बिल्ली से लाइट निकलकर मछली तक पहुंचेगी। तो बिल्ली से यहां से लाइट आई, ओके सर। फिर क्या होगा सर? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, तो अब ये मछली की आंख तक पहुंची, तो मछली क्या चाहिए? मछली से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लेगी। ओ हो, मतलब यहां भी सर गोलमाल है, यहां भी गोलमाल है। क्या गोलमाल है? यहां पर अब एक्चुअल में जब नीचे से मछली देखेगी ऊपर, जब नीचे से मछली देखेगी ऊपर, तो उसे बिल्ली और ऊपर नजर आएगी, उसे बिल्ली और ऊपर नजर आएगी। तो जो ऊपर नजर आ रही है उसे हमने बोल दिया एच डैश। क्या बोल दिया? एच डैश बोल दिया। तो अगर हमने इसे एच डैश बोल दिया तो इस कंडीशन में हमें एच और एच डैश में संबंध चाहिए। तो एच डैश क्या बोलेंगे? एच डैश जो हो जाएगा सर वो होगा म्यू इंटू एच। अब ध्यान रखना, देखो क्या होगा? म्यू इंटू एच हो जाएगा। सर ये कैसे आया? देखो एक्चुअल में चक्कर क्या होगा कि स्मार्ट पीपल थिंक वेरी ब्यूटीफुल, यू थिंक ब्यूटीफुल, व्हाट आई से। म्यू क्या है? म्यू जो है सर वो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। म्यू अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। अच्छा, तो अब मुझे पता है कि सर ये और ऊपर नजर आएगा, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय म्यू कर लिया, वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार से कहां गया? हाँ, यहां पर मुझे पता है सर ये भी और ऊपर नजर आएगा, ये भी और ऊपर नजर आएगा। तो ये भी अगर और ऊपर नजर आएगा तो यहां पर डी डैश जो डी से कम आएगा, तो इसलिए डिवाइडेड बाय म्यू कर दिया, इसलिए डिवाइडेड बाय म्यू कर दिया। ठीक है, तो कब डिवाइड करना, कब मल्टीप्लाई करना समझ में आया? अरे बोलो लाला, क्या ये समझ में आया कि यहां पर सर ये और ऊपर नजर आएगा, तो इसलिए डिवाइड बाय म्यू कर दिया। और अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम देखते तब भी उल्टा होता है, और ऊपर का और ऊपर नजर आता है। तो इसलिए अब उस वैल्यू को बढ़ाना है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय म्यू करना होगा। ठीक है, और ये फिर से कहानी वही है, क्या कि यह म्यू किसका? ये म्यू पानी का होगा, म्यू पानी का होगा। ठीक है, या किसी को लगता है नहीं सर मेरे को तो मल्टीप्लाई डिवाइड समझ नहीं आ रहा सर, मल्टीप्लाई करना कम डिवाइड करना, तो गोली मार दे। देखो अभी मैंने बताया डी डैश बराबर होता है डी बाय म्यू, मुझसे ही कर ले। यहां पर भी लिखना पड़ेगा एच डैश बराबर होगा एच बटे में म्यू। तो सर ये तो कौन सी बात होगी, लेकिन ध्यान रख मैंने म्यू क्या बोला? मैंने म्यू बोला अपवर्तनांक वह माध्यम जिसमें वस्तु को देखा जा रहा है। अच्छा, तो यहां किस माध्यम में वस्तु को देखा जा रहा है? तो सर अभी किन्सी ये C2 मछली देख रही है बिल्ली को देख रही है ये, तो लाइट बिल्ली से निकलकर मछली पर आए, तो बिल्ली कौन से माध्यम में? वायु में। तो वायु का अपवर्तनांक लिखना पड़ेगा। ये क्या होगा? ये होगा वायु का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष। तो मैं चाहूं इसे तो इसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 1 बटा पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, यह हो जाएगा ये कहानी। ठीक है, तो बात बराबर ही हो गई। ये हमने सीधे सीधे पानी का ही अपवर्तनांक बोल दिया। क्लियर है मामला? क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई? अरे बोलो भाई, समझ में आया? चलिए, तो इस पर सवाल कर लेते ताकि हमें और चीजें क्लियर बैठ जाए ना। फिर इसके बाद में ये वाली बात भी मैं आपको पार्श्व विस्थापन वगैरह भी कांच की पट्टिका पे अभिलंब विस्थापन वगैरह भी बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले कुछ सवाल कर लेते हैं हम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। हाँ पहले ये कर लेते। चलो सवाल पढ़ो, जवाब बताओ।
एकदम आसान सा सवाल। एक वस्तु झील की पानी की सतह से 24 सेंटीमीटर ऊपर है। अच्छा, यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो पानी के अंदर स्थित मछली को यह वस्तु सतह से कितनी दूर दिखाई देगी? कितनी दूर दिखाई देगी बताइए। कितनी ऊपर दिखाई देगी? मेरे को लगता है एकदम चुटकी बजाओ आंसर पाओ कार्यक्रम हो जाएगा सबके लिए। आपको ऊपर दिखाई देगी, मतलब एच डैश निकालना है। एच डैश होगा एच इंटू म्यू। तो ये एच कितना है सर? एच है 24 सेंटीमीटर, म्यू 4/3 है सर। तो ये कट 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 32 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या अब ऐसा ही आसान सा सवाल उल्टा बोला जाता तो भी कर लेते? मान के चलो 12 सेंटीमीटर है ना, और ये जो मछली है क्वेश्चन में बोला होता कि ये जो मछली है, ये मछली जो है वो पानी में 12 सेंटीमीटर नीचे है, और ये यहां पर कितनी थी सर? ये यहां से 24 सेंटीमीटर ऊपर थी। तो जो 24 सेंटीमीटर ऊपर है वो कितनी ऊपर नजर आ रही है सर? जो 24 सेंटीमीटर है वो 32 सेंटीमीटर पे नजर आ रही है। कितने पे नजर आ रही है? 32 सेंटीमीटर पे। तो अब ये जो 12 सेंटीमीटर पर है वो कहां नजर आएगा? जो 12 सेंटीमीटर पे वो कहां नजर आएगा? 12 सेंटीमीटर पर है वो कहां नजर आएगा? 12 सेंटीमीटर पर है वो कहां नजर आएगा? जो 12 सेंटीमीटर पे वो कहां नजर आएगा? हाँ, तो सर 12 सेंटीमीटर वाला जो नजर आएगा उसके लिए डी डैश बोलना पड़ेगा। तो डी डैश हो जाएगा 12/4/3। यह हो जाएगा 12 इंटू 3/4। 3 पलटी का ऊपर चले गया। ये हो गया सर यहां से 9 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर हो गया। क्या ये बात क्लियर है सभी को? इसमें विस्थापन भी पूछ सकता है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? अरे बोलो, विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन जो होगा डेल्टा डी है ना, विस्थापन को हम डेल्टा डी से भी चिन्हित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सर 12 - 9, यह हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना ऊपर नजर आएगा? तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी अभिलंब विस्थापन वगैरह को लेकर, जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक दो और छोटी छोटी सी बातें बची हुई वो कर लेते हैं हम। देखो, अब अगर मान के चलो कि यहीं पर ही यही चीज कांच के साथ करते हम। एक कांच की पारदर्शक पट्टिका होती तो उसमें अभिलंब विस्थापन कैसे देखते? कांच की पारदर्शक पट्टिका होती तो उसमें अभिलंब विस्थापन कैसे देखते? मतलब देखो यार, इसमें ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कांच में सीधा रख रहा हूं कैसा रख रहा हूं, कैसे भी रखो बात बराबरी। बस मुझे पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास यहां पर एक कांच है, मेरे पास यहां पर एक कांच है, और कांच के तल पे है ना, एक काम करते हैं, कांच जो है इसको पानी जैसा बना देते हैं, नॉर्मल कांच बना देते हैं, और इसके तल पे रखा हुआ एक सोने का सिक्का। अब आप देख रहे हो सोने के सिक्के को, और इसकी जो थिकनेस है या मोटाई जो है वो टी बोली गई है, और यहां पर आप अपनी आंख लेकर देख रहे हो सोने के सिक्के को कि ये सोने का सिक्का मेरा हो जाए, ये सोने का सिक्का मेरा हो जाए। तो अब आपको बताना है कि ये आपको कितनी ऊपर दिखाई देगा, ये कितनी ऊपर दिखाई देगा? बताओ भाई, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कितनी ऊपर दिखाई देगा? इसका अभिलंब विस्थापन कितना होगा? अभिलंब विस्थापन बताना बस। तो कितना होगा? तो सर ये एकदम आसान सी बात है, ये पूछने वाली बात है कि क्या कि सर पानी हो, अलग माध्यम, इसका अपवर्तनांक अगर म्यू है तो पानी होगा, कोई भी माध्यम होगा, तो उसके लिए सर बात तो बराबर ही होगी। क्या टी डैश बराबर हो जाएगा टी बटा म्यू हो जाएगा, और डेल्टा टी अभिलंब विस्थापन जो हो जाएगा टी इंटू 1 - म्यू हो जाएगा, 1 - म्यू हो जाएगा। क्लियर है मामला? हाँ,
टी डैश जो हो जाएगा वो टी इंटू वन माइनस डेल्टा टी हो जाएगा टी इंटू वन माइनस वन बाय म्यू हो जाएगा। अब अगर मान के चलो कि यार यहां पर मेरे पास है ना ऐसे एक नहीं अनेकों स्लैब रखे हुए हैं, मतलब कि सर एक से ज्यादा स्लैब रखे हुए हैं। तो अब आपको सेम चीज बतानी है कि क्या होगा, आपको सेम चीज बतानी है कि यहां पर अब इस कंडीशन में अगर एक इसके तल पे सोने का सिक्का रखा हुआ है तो उसका विलंब विस्थापन क्या होगा, और साथ ही साथ यह भी बताना है कि वहां पर उसके लिए आभासी गहराई क्या होगी ना। ये क्या एक्चुअल में ये आभासी गहराई है, और ये अभिलंब विस्थापन है। हाँ भाई, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में अगर मान के चलो हमारे पास यहां पर पहले ये देखते हैं, यहां पर अगर एक सोने का सिक्का रख दिया फिर से तो क्या होगा। तो सर इसमें इसकी थिकनेस आपने T1 बोली क्या, हाँ। इसको T2 बोला क्या, हाँ। इसको T3 बोला क्या, हाँ। इसमें μ1 होगा, हाँ। इसमें μ2 होगा, हाँ। इसमें μ3 होगा, बिल्कुल सही बात, μ1 μ2 μ3। तो अब आपको बताना है कि T डैश क्या होगा, तो आसान सी बात है, T डैश जो हो जाएगा होगा T1 बाय μ1 प्लस T2 बाय μ2 प्लस T3 बाय μ3। और भी ज्यादा होंगे तो जोड़ दो इस हिसाब से, और भी ज्यादा होंगे तो बता दो इस हिसाब से। डेल्टा टी अभिलंब विस्थापन है बेटा, कि यहां पे प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो ये दूरी को हम डेल्टा टी बोलेंगे, जहां प्रतिबिंब दिखाई देगा और जहां वास्तविकता में है उसके मध्य दूरी डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा सर, डेल्टा टी इस कंडीशन में हो जाएगा T1 1 माइनस 1 बाय μ1, T2 1 माइनस 1 बाय μ2, T3 1 माइनस 1 बाय μ3। क्या ये छोटी सी बात सभी को क्लियर है? क्या सभी को डेल्टा टी का मामला चमकता है? ये अगर मेरे पास एक से ज्यादा होंगे तो ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। एक जेई की चीज बता देता हूं यार आपको, है ना। एक बार की बात है, जेई में क्या पूछा था मालूम है, कि ये जो तीन माध्यम है इनका तुल्य अपवर्तनांक क्या होगा। क्या सर ये जेई वाला तो कहीं भी कुछ भी साथ आता है बाबा। तुल्य म्यू क्या होगा, तुल्य म्यू मतलब इन तीनों माध्यम को हटाऊं मैं, एक माध्यम लगाऊं मैं, तो उस अकेले माध्यम का म्यू क्या होगा। तो देखो अब ये हम कैसे समझते हैं, जैसे अगर हमारे पास तीन प्रतिरोध होते थे, तो तीन प्रतिरोध होते थे सर, तीन प्रतिरोध होंगे, तीनों प्रतिरोध को मैं हटाऊंगा, उनकी जगह एक नया प्रतिरोध लगाऊंगा। तो मतलब क्या, उन तीनों को मिलाकर जितनी धारा जानी चाहिए, जो विभवांतर आना चाहिए वो इसके पास भी आना चाहिए। तो उसमें गुण क्या था, उसमें गुण था मतलब जो हमारा प्रतिरोध था वो क्या करता था, प्रतिरोध जो था वो विभव और धारा के ऊपर खेलता था, कि कितनी धारा ये तीनों ले रहे उतनी धारा अकेला ये ले ले तो मैं इसका तुल्य बोलूंगा, या तीनों मिलकर जो विभवांतर आ रहा वो ये अकेला दे दे तो मैं इसका तुल्य बोलूंगा। अब यहाँ पे कांच की पट्टिका क्या कर रही है, कांच की पट्टिका जो होगी वो μ1 μ2 μ3 है ना, कांच की तीन पट्टिका होगी, तो कांच की तीन पट्टिका, तीनों पट्टिकाएं क्या कर रही है, ये तीनों विस्थापन कर रही है, तीनों ऊपर की तरफ उठा रही है। इनका गुण क्या है, इनका गुण है कि यह प्रतिबिंब या वस्तु को ऊपर विस्थापित करवा रही, प्रतिबिंब ऊपर नजर आ रहा है। तो म्यू तुल्य क्या होगा कि सर ये जो तीनों मिलकर कर रही है, तीनों मिलकर क्या कर रही है, टी डैश निकाल के बता रही है, तो वो एक अकेला कर जाए तो उसकी मोटाई होना चाहिए T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन में म्यू तुल्य बराबर होगा T1 बाय μ1 प्लस T2 बाय μ2 प्लस T3 बाय μ3, T3 बाय μ3। क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई? अरे बोलो लाला, ठीक है।
तो ये एक बात हमें बढ़िया तरीके से चमकनी चाहिए। यहां से म्यू तुल्य निकाल सकते हैं हम, है ना। अब ये T1 T2 T3 अगर बराबर दे देंगे तो उसके हिसाब से हम आगे की और कहानी देख लेंगे। कर पाओगे क्या ये सब कुछ? अरे बोलो, क्लियर है मामला? थम्स अप कर दो एक बार जल्दी से कमेंट्स में। बहुत खेल रहे हो यार, तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा है। चलो एंटी ने एक और नोटिस निकाल दिया। एक बार में बोलकर खत्म क्यों नहीं करते ये अभी, है ना। एक बच्चा भी बोल रहा था, तो अभी मुझे मैसेज भी आया हमारे ग्रुप में, है ना। हमारे यूट्यूब वाले सर ने मैसेज किया कि सर एक और वीडियो बनानी है, आप कहाँ हो? मैंने कहा क्लास में हूं मैं। तो एनटीए वालों ने एक और नोटिस निकाला है ना। उसमें उन्होंने करेक्शन किया है कि हम वो जो फ्रॉग बोल रहे थे ना यार, वो फ्रॉग, वो बोल रहे ना फ्रॉग का ही तुम्हारा चक्कर चल रहा था ना। हाँ, इन यूनिट 2 ऑफ बायोलॉजी सिलेबस रिटर्न ऑफ एन इंसेक्ट ब्रैकेट में फ्रॉग, बट फ्रॉग इज नॉट एन इंसेक्ट, इट शुड बी रेड एज एन इंसेक्ट एंड फ्रॉग। मतलब तुम्हें इंसेक्ट भी आएगा और फ्रॉग भी आएगा बायोलॉजी में। चलो बस यही करेक्शन है तुम्हारे हिसाब से। तो एक करेक्शन कर दिया बहुत बड़ा, है ना। बाकी और 2-4 सवाल है, लेकिन बस उसमें यही पूछा था बच्चों ने कि सिलेबस, तो बोले सिलेबस वही रहेगा, मतलब जो नया सिलेबस आया वही रहेगा। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि फ्रॉग ब्रैकेट में, जो इंसेक्ट ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा हुआ, उसमें इंसेक्ट भी पढ़ना है और फ्रॉग भी पढ़ना है। चलो देखो आगे बढ़ते यार अब, है ना। अब अगर मान के चलो कि कल को ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए सर कल को, कि यहां पर मेरे पास एक ग्लास स्लैब था ना, ये ग्लास स्लैब था, और मेरे पास, अब मैं जानबूझ के करता हूं, तुम्हें एक बार मैंने ऐसे में बताया, अब मैंने इसको खड़ा रख दिया ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लियरिटी बने कि आड़ा लेटा कर को, खड़ा लेटा कर को, आंसर सेम ही होंगे उससे ना। मान के चलो कि यहां पर अब हमें बोला कि ये जो वस्तु है वो हम यहां ना रखते हुए, मतलब देखो अभी तक क्या था, ये चिपका कर रखी हुई थी यहां पर, कैसे इसमें चिपका कर रखी, मतलब ये एक तरीके से इस माध्यम में ही रखी हुई है, एक तरीके से इस माध्यम में ही रखी हुई है। लेकिन अगर मान के चलो अब आपको बोला कि ये यहां पर रखी हुई है, मतलब पीछे कहीं रखी हुई है, यहां पर पीछे कहीं रखी हुई है, ठीक है। ये वही टी चौड़ाई का ग्लास स्लैब है, तो पीछे कहीं वस्तु रखी हुई है। तो अब आपको फिर से यही पता करना है कि यहां पर यह कितना आगे विस्थापित होगी, इसका डेल्टा टी निकालना है, ठीक है। इसमें सीधे अभिलंब विस्थापन ही काम आएगा हमें। आभासी स्थिति अगर आप आभासी गहराई चाहो आप तो निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे आभासी गहराई, लेकिन उसके लिए हमें ये वाली दूरी भी पता होना चाहिए, ये वाली दूरी भी पता होना चाहिए। लेकिन यूजुअली क्वेश्चन में ये वाली दूरी नहीं बताते, क्यों? क्योंकि यहां पर भी वायु है, यहां पर भी वायु है, और यहां पे कांच है जिसका अपवर्तनांक म्यू है, यहां पर कांच है जिसका अपवर्तनांक म्यू है। तो अब हमें, अगर आप यहां पर आंख लेकर खड़े हुए हो तो कहां पर नजर आएगा, तो इसका जो डेल्टा टी होगा, है ना। देखो बेसिकली हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें ये करना होगा कि ये हवा है, ये माध्यम है, यह हवा है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हवा कोई विस्थापन नहीं करवाएगा, यह हवा कोई विस्थापन नहीं करवाएगा, यही ग्लास स्लैब ही एक्चुअल में विस्थापन करवाएगा सर, क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक अलग है ना। अगर मान के चलो यहां पर एक वस्तु हवा में रखी हुई है, उसे मैं और थोड़ा हवा में और यहां रख दूंगा, तो क्या एक ही चीज नजर आएगी? बिल्कुल सर, वो जहां थी वहीं नजर आएगी। या इसको ऐसा समझो कि अगर मान के चलो मैंने यहां पर इसे उठाया और मैंने इसे यहां पर रख दिया, कहां पर रख दिया? अच्छा एक काम करते, इसमें और फील देने के लिए अभी के लिए मैंने अगर इसे उठाकर यहां रख दिया होता तो आंसर कितना होता?
यहां रख दिया होता तो सर देखो ये दूरी से हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो आंसर उसमें क्या मतलब है कि सर माध्यम में, जिस माध्यम में वस्तु रखी है उसकी गहराई कितनी है, हम कितनी ऊपर से देख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। हम कहां से देख रहे हैं, यहां से मैं एकदम आग गड़ा कर भी उसको एकदम चिपका कर भी देखोगे तो भी वही नजर आएगा। तो वही कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये ग्लास स्लैब को वस्तु से चिपका दूं तो भी वही आंसर आएगा। विस्थापन का बोल रहा हूं, विस्थापन का, डेल्टा टी का। यहां रखूं तो भी वही आंसर आएगा, यहां पर भी रख लूं तो भी वही आंसर नजर आएगा। तो विस्थापन जो होगा वह तो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि हवा एक तरफ हवा दूसरी तरफ हवा, तो हवा मिलकर कुछ नहीं कर पाएगी। और किसी को ऐसा लगता नहीं सर मेरे को तो फील ही नहीं आ रहा, सर कुछ नहीं, सर मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, तो देख एक काम कर, ये मान ले कि ये वाली जो दूरी ना वो टी डैश है, या इस दूरी को हम एक काम कर, इस दूरी को एक्स बोल देते हैं। चल अब यहां हवा इसका अपर्तनांक तो 1 मानता है ना, बिल्कुल सर 1 अपर्तनांक होगा। ओके, तो ये बताओ यहां पर टी डैश क्या आ जाएगा? तो टी डैश होगा सर T1 बाय म्यू 1 प्लस T2 बाय म्यू 2। ओके, तो टी डैश क्या होगा सर? टी डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी, ये टी है, T1 तो हमारा टी है और ये अपर्तनांक इसका म्यू है, प्लस इसमें ये दूरी x है और बटे में अपर्तनांक तो 1 है। ठीक है, तो ये इतना आगे विस्थापित नजर आएगा। अब डेल्टा टी निकालो जरा। डेल्टा टी होता है सर T1 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू 1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू 2। ठीक है, तो अब क्या होगा सर? यहां पे ये होगा सर T1, पहला वाला तो T ही है, 1 माइनस 1 बाय म्यू होगा प्लस T2, ये कितना है? ये x है सर। ओके, इंटू 1 माइनस 1 बाय 1, तो ये तो 0 हो गया। तो यहां पे से डेल्टा टी क्या बचा? डेल्टा टी अल्टीमेटली जो अभिलंब विस्थापन होगा वो टी डैश इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू ही आएगा। ये सेम ही वैल्यू होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर ग्लास स्लैब यहां रखूं, वस्तु पे चिपका कर दूं। हाँ, वस्तु के पीछे रख देगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, ग्लास स्लैब से लाइट ही नहीं निकलेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई विस्थापन नहीं होगा। बाकी अगर ग्लास स्लैब लगा तो अभिलंब विस्थापन डेल्टा टी जो होता है वो टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू ही होगा हर कंडीशन में। क्या ये छोटी सी बात सभी को चमकती है? अरे बोलो मेरे प्यारे, क्या सही है ये? ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट सी बात यही है कि आपके पास किसी भी प्रकार का अगर माध्यम हो और अगर वो माध्यम हवा, जैसे अगर मान के हवा से लाइट निकल के उस माध्यम में जा रही है, तो अगर उसकी थिकनेस कितनी टी हो, उसका अपर्तनांक म्यू है, तो उसके कारण ये वस्तु आपको आगे नजर आएगी। डेल्टा टी 1 कितनी नजर आएगी? टी, डेल्टा टी जो होगा वो टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू होगा। अच्छा, और इसमें ये ध्यान रखना कि ये हमेशा आगे ही नजर आएगी, आगे, या याद रखो इसमें एक एसपी स्टार पॉइंट लिख लो कि यह डेल्टा टी जो होगा, मतलब सर देखो ऐसा भी हो सकता है ना सर, ये पीछे नजर आएगी या आगे नजर आएगी, ये हमेशा प्रकाश की दिशा में नजर आएगी। मतलब ऐसा हो सकता है कल को कि ये वस्तु इधर आ जाए और आप उधर चले जाओ, या कल को सर ऐसा हो जाए कि सर वस्तु अंदर आ जाए, आंख उधर चले जाए, या हमको उल्टा पूछ लिया अगर सवाल वाले ने कल को, क्या कि यहां पर मछली को अंदर कांच के अंदर गाड़ दिया सर, है ना, और यहां पर बिल्ली खड़ी हुई है, तो बिल्ली का विस्थापन पूछा, या बिल्ली के कितना अभिलंब विस्थापन होगा, या इसके अंदर जो मछली का अभिलंब विस्थापन पूछा। तो इन सब में क्या करेंगे सर? हर एक का आंसर यही होगा, डेल्टा टी होगा टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। बस ध्यान रखना क्या, बस ये ध्यान रखना कि यहां पर जो डेल्टा टी होगा वो किस दिशा में होगा? जिस दिशा में प्रकाश गति करता है उसी दिशा में अभिलंब विस्थापन होता है, मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर
किस दिशा में प्रकाश जाएगा? सर यहां से लाइट निकलेगी, माध्यम में जाएगी, फिर उधर हवा में जाएगी, तो प्रकाश इस दिशा में गति कर रहा है, तो यह आगे डेल्टा टी होगा। वस्तु इधर रख देंगे, इधर से देखेंगे तो सर लाइट वस्तु से निकलकर यहां पर पहुंचेगी तो आगे की दिशा में विस्थापन होगा ना। तो वो आगे पीछे मत समझो, बस इतना समझो कि जिस दिशा में प्रकाश या जिस दिशा में लाइट गति कर रही है उसी दिशा में विस्थापन होगा। क्लियर है कहानी? क्या इतना सभी को समझ में आता है ना? क्या ध्यान रखना हमें कि अगर एक कांच की पट्टिका है और कांच की पट्टिका है और कांच की पट्टिका है और हमारे पास एक वस्तु है जो एक कांच की पट्टिका की दूसरी तरफ रखी गई है ना, कांच की पट्टिका की दूसरी तरफ रखी है, तो अगर एक तरफ से हम अगर उसे देखेंगे तो वो आगे नजर आएगी, और कितना आगे नजर आएगी? डेल्टा टी आगे नजर आएगी। डेल्टा टी अभिलंब विस्थापन होगा उसका। जैसे इस पे एक सवाल कर लेते हैं हम, एक नहीं काफी सारे सवाल करेंगे हम। हाँ देखो, सबसे पहले ये सवाल करते हैं, मजेदार सवाल, ध्यान समझना। सवाल बोला है कि क्वार्ट्ज में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मतलब एक तरीके से कांच ही हो गया ये, मीटर पर सेकंड है, एवं ग्लिसरीन में 4/9 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया गया है। अब चित्र अनुसार क्वार्ट्ज की एक पट्टिका ग्लिसरीन में रखी गई है, तो पट्टिका द्वारा वस्तु का उत्पन्न विस्थापन क्या होगा? मतलब लाइट यहां से निकलेगी, लाइट यहां से निकलेगी, तो ये हो क्यों रहा है वो भी मैं, अगर आप लोग चाहो तो मैं वो भी समझा देता हूं, है ना। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक बार उसका भी थोड़ा सा और फील ले लो। कुछ बच्चे बोल रहे सर थोड़ा सा कम समझ में आया, तो और थोड़ा सा फील ले लो। देखो, मान के चलो यहाँ पे मेरे पास कांच था, अब यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई थी, तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे लाइट निकलेगी। अच्छा, अब ये लाइट जा रही है किसी सघन माध्यम में, तो अभिलंब की तरफ विस्थापित हो जाएगी। फिर लाइट जा रही है विरल माध्यम में, तो ये वापस आगे जाएगी और ये इसके समांतर होगी। अब अगर मैं इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूंगा तो यहां पर मुझे प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये ऐसा पथ होता है, ये थोड़ा सा आगे नजर आती है, इसलिए हम बोलते हैं अभिलंब विस्थापन। अभिलंब विस्थापन मतलब कि क्या हो रहा है? जिस दिशा में लाइट गति कर रही है, जहां जिस दिशा में अभिलंब है उसी दिशा में आगे की तरफ विस्थापन होगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब यहां पर क्या आंसर होगा? हाँ, इसका क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला हमारे पास कि सर ये 18 सेंटीमीटर की क्वार्ट्ज की पट्टिका है, इधर ग्लिसरीन इधर ग्लिसरीन, और ये आदमी भी ग्लिसरीन के अंदर डूबा हुआ है। तो अब हमें उत्पन्न विस्थापन बताना, तो डेल्टा टी होगा सर टी इंटू 1 - 1/μ, है ना। देखो, अब ये सवाल करवाने का मेन मकसद क्या है? ये सवाल करवाने का मेन मकसद ये है कि तुम्हें म्यू का फील आया या नहीं आया। अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे या जो सारी बातें बताई, इधर वायु इसका अपवर्तनांक रखा है हमने, इसका अपवर्तनांक रखा है। मतलब एक्चुअल में यहां पर म्यू की वैल्यू तो सर दी भी नहीं, या तो सी भी है, वेग दिया हुआ, क्या करेंगे सर इसका? तो एक्चुअल में हम यहां से म्यू निकालेंगे, और म्यू किसका होना चाहिए? अब आप लोग मुझे बताओ, म्यू क्वार्ट्ज का रखना चाहिए ग्लिसरीन के सापेक्ष, या ग्लिसरीन का रखना चाहिए क्वार्ट्ज के सापेक्ष? 1 या 2 क्या आना चाहिए म्यू का मान? 1 या 2, 1 या 2 क्या आना चाहिए म्यू का मान? 1 या 2, जल्दी बताओ, 1 या 2? वन या टू रखना चाहिए। किसका अपवर्तनांक रखना चाहिए? किसका अपवर्तनांक रखना चाहिए? हाँ, हमें 2 नहीं रखना होगा, हमें किसका अपवर्तनांक रखना? हमें रखना होगा क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक ग्लिसरीन के सापेक्ष। क्योंकि यहाँ पे क्या रख रहे हैं यार, ये देखना क्या रख रहे हैं, हम रख रहे हैं अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक होता है सर? कांच का वायु के सापेक्ष। तो यहां पर जो रखा जाएगा ना, 90% बच्चों ने गड़बड़ मामला कर दिया। यहां पर म्यू का मामला किसका रखेंगे? क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक रखेंगे ग्लिसरीन के सापेक्ष। तो ये होगा प्रकाश का वेग ग्लिसरीन में बटे में प्रकाश का वेग क्वार्ट्ज में। बस यही मामला खतरनाक दिया होता है इस क्वेश्चन में। क्या म्यू भी जो है वो आपको सी के पदों में निकालना था, सी से निकालना था या चाल से निकालना था। तो ग्लिसरीन में प्रकाश का वेग होगा 9/4 × 10⁸ अपॉन में 1.5 × 10⁸ कट 9/4, और इसे लिख सकते हैं 3/2। तो इसे काटो तो कितना आया बताओ? मेरे हिसाब से 3/2 आ रहा है शायद।
देखना एक बार, म्यू की वैल्यू 3/2 आ रही है क्या? करो कैलकुलेट, बताओ क्या आएगा आंसर। करो कैलकुलेट, बताओ क्या आएगा आंसर। ये बेटा कल की क्लासेस में मैंने सब अपवर्तनांक लिखना सिखाया था, वहीं से बना है कि अपवर्तनांक किसका लिखना है। अपवर्तनांक लिखना होगा क्वार्ट्ज का ग्लिसरीन के सापेक्ष। कैसे? ये होगा प्रकाश, ये चाल जो होती है उल्टा होता है ना, मैंने बताया था म्यू व्यक्त प्रमाणानुपाती होता है वी के, तो जिसका लिखना है उसकी चाल पहले नीचे रखना होगी। तो ये ग्लिसरीन बटे में क्वार्ट्ज, तो 3/2। अब वहां पे वैल्यू रखो, तो ये डेल्टा टी, डेल्टा टी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी टी। टी कितना है? टी है सर 18 सेंटीमीटर इंटू 1/3/2, तो 2 पलटी खा के ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 18 इंटू 1 - 2/3, 18 इंटू 1/3, यह हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये ऐसे कट जाएगा तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कल मैंने बोला था म्यू लिखना है जहां पर वस्तु रखी जाती है। कल मैंने ऐसा इसमें बोला था। नहीं, मुझे समझ नहीं आया म्यू। ओहो, ईद का गायब है ना। तुम 3 घंटे पहले मोबाइल चला रहे थे, फिर तुमने 3 घंटे पढ़ाई करी, फिर तुमने मोबाइल को हाथ लगाया। मैंने तुम्हें 3 घंटे पहले देखा था, तुम मोबाइल चला रहे थे। मैंने तुम्हें अभी देखा, तुम तो मोबाइल ही चला रहे हो। पढ़ाई लिखाई कब करोगे? ये वैसी ही कुछ बात हुई। कल मैंने क्या बोला था यार? कल तो मैं कुछ और ही पढ़ा था। कल तो स्नेल का नियम पढ़ रहे थे हम। तो स्नेल के नियम में मैंने ये बताया था कि म्यू जो होता है वो म्यू की वैल्यू जो होती है, और जिस वस्तु में, मैंने ये नहीं बोला कि जिसमें वस्तु रखी जाती है, मैंने ये बोला था कि जहां से लाइट आ रही है और जिसमें जा रही है ना। कल स्नेल के नियम में, और स्नेल के नियम को तो मैंने इतने भयंकर एसपी स्टार से क्लैरिफाई करा था कि वो सब याद रखने की अब जरूरत नहीं है। आप ऐसा याद रखो, ये होगा साइन आई, होगा आर, तो मैंने लिखा था म्यू1 साइन आई बराबर होगा म्यू2 साइन आर। और मैंने ये बढ़ाया था, अगर अपवर्तनांक लिखना है ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, तो मैंने ये बताया था कि यहां पर जिसमें लाइट जा रही है उसका अपवर्तनांक लिखना होता है जिससे लाइट आ रही है उसके सापेक्ष। वो स्नेल के नियम, वही वो पूरी अलग कहानी थी, है ना। अब ऐसे तो तू रहने दे भैया, है ना। ऐसे तो बायोलॉजी कैसे पढ़ रहा है अभी तक? सर आपने बोला था कि कॉकरोच के 6 पैर होते हैं। सर अब आप आज बोल रहे हो कि छिपकली के तो 4 ही पैर है सर, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। तो सर उसके 2 पैर क्या पूंछ बन गए? हाँ, 2 पैर पूंछ बन गए। और सर अब आज आप ह्यूमन वाला पढ़ा रहे हो, इसमें तो सर 2 ही पैर है। सर मैं बहुत कंफ्यूज हूं। चलो देखो, हाँ अगला सवाल। कांच पट्टिका में एक बुलबुले को देखने पर, बढ़िया सवाल, 3/2 कहां से आया? 3/2 कहां से आया? कहां पर 3/2 आ गया? अरे डेढ़ को 3/2 लिख सकते हैं। सकल दिखाना जरा अपनी, कौन पूछा था ये? बिल्कुल भर भर के कमेंट करे 50 बार। कहां गया वो कमेंट? हरिओम, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। बहुत दिनों से इंतजार था तुम्हारा, आखिर वो घड़ी आ गई। 1.5 मतलब 3/2 होता है। चलो हाँ भाई, कांच पट्टिका ना, सिलेबस की रफ्तार जो पिछले दिवाली के बाद से, है ना, पिछले 10 दिनों में जो बच्चों ने स्लो करी ना, उससे अब मुझे लग रहा है कि पहले हमारा टारगेट था कि फरवरी एंड तक सिलेबस खत्म कर देंगे। अब सिलेबस खत्म होगा 4 मई को रात 12-1 बजे तक। अगला सवाल पढ़ो और बताओ।
कांच पट्टिका में म्यू का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है। मैं एक बुलबुले को देखने पर एक तरफ से 5 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ से 2 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, तो पट्टिका की मोटाई क्या होगी? क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर देखो यार, मेरे पास ना मस्त सवाल है, मेरे पास यहां पर एक कांच की पट्टिका है ना, इसके अंदर कुछ मामला होगा फिट, और इसमें जो इंपॉर्टेंट सी बात बोली है, ये बोला है कि यहां पर बुलबुले को देखने पर एक तरफ से 5 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ से 2 सेंटीमीटर पे दिखाई देता। मतलब कहां है मुझे भी नहीं पता सर, कहां है, कहीं पर होगा ये। लेकिन एक तरफ से जब हमने उसे देखा, इस तरह से देखा, तो वह नजर आ रहा है 5 सेंटीमीटर पर। आभासी गहराई जो होगी इसकी 5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे वास्तविक गहराई जो है वो हम D1 बोल देते, इसकी वास्तविक गहराई D1 बोल देते इधर से, और इधर से D2 बोल देते। अच्छा, जब आप यही आंख लेकर दूसरी तरफ चले गए तो यह अब आपको 2 सेंटीमीटर पे नजर आ रहा है। कितने पर नजर आ रहा है? 2 सेंटीमीटर पर नजर आ रहा है। तो आपको बताना है कि यहां पर पट्टिका की मोटाई कितनी होगी, मतलब D1 प्लस D2 पूछा है। तो कैसे करेंगे? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। म्यू की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, म्यू की वैल्यू दी हुई है 1.5, या इसे ही मैं 3/2 लिख सकता हूं। अब आपको एक एक बार आपको D1 निकालना पड़ेगा, एक बार D2 निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि D' जो होता है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा सर D' बराबर होता है D बटे में म्यू, तो D हो जाएगा D' इंटू म्यू। वास्तविक गहराई, अब आभासी गहराई दी हुई है, तो वास्तविक गहराई होगा D' इंटू म्यू, D' इंटू म्यू। तो अब हम यहां पर क्या निकालेंगे? अब हम यहां पर D1 निकालेंगे, तो D1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा D' 5 इंटू म्यू 3/2 है। D2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर, या 1.5 भी लिख लो, आपकी जैसी इच्छा हो, ये होगा 2 इंटू 3/2। बस अब इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो D जो हो जाएगा वो D1 प्लस D2 होगा, ये होगा 5 इंटू 3/2। अच्छा, 5 इंटू 3/2 करोगे तो 15 बटे में 2 करोगे तो 7.5 और 3 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है मामला? क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? अरे बोलो भैया। आगे बढ़ते हैं अब हम। पढ़ो। ब्लू और कोई? देखो, सवाल में बोला है कि हमारे पास प्रकाश की तरंगदैर्घ्य माध्यम में है ना, और जल है, जल का अपवर्तन 1.33 दिया हुआ है। अच्छा, म्यू गुणा कम हो जाती है। देखो कितना प्यारा आदमी, उसने खुद ने बोल दिया म्यू गुणा कम हो जाती है, खुद ने बोल दिया म्यू गुणा कम हो जाती है। वैसे आपको ये बात पता होना चाहिए क्या, कि मैंने आपको बताया था कि लैम्डा म्यू बराबर क्या था? लैम्डा एयर, ये C/V से पढ़ा था, और इसे हमने पढ़ा था कि लैम्डा एयर अपॉन में लैम्डा माध्यम। ठीक है, तो ये म्यू की वैल्यू होती है। अब यहां पर लेकिन उसने खुद ने बोल दिया है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य माध्यम में, तो किसी माध्यम में देखेंगे तो क्या हो जाएगा सर? वो म्यू गुणा कम हो जाएगी। अब बोला है यहां पर कि एक गोताखार जल के अंदर से किसी वस्तु को देखता है जिसका प्राकृतिक रंग हरा है, तो वस्तु किस रंग की दिखाई देगी? वस्तु किस रंग की दिखाई देगी? 7.5 के 10.5 के साथ बेटा उन दोनों को जोड़ ले एक बार। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि एक विबग्योर नामक चीज होती है, विबग्योर। वैसे ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, है ना, उसमें सोचा था सवाल छोड़ दो अभी के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब कर ही दिया था। तो देखो क्या होता है बेटा, इसमें जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो लैम्डा बढ़ता जाता है, लैम्डा बढ़ता जाता है। तो यहां पर म्यू, ये देखो अब आपके पास हरा रंग का आ रहा है, ये रहा ग्रीन रंग। ठीक है,
अब अगर आपको बोला कि एक गोताखोर जल के अंदर से किसी वस्तु को देखता है, तो जल के अंदर से वो बाहर किसी वस्तु को देख रहा है, तो बाहर किसी वस्तु को देखेगा तो सर उसका लैम्बडा जो होगा, है ना, वो पहले तो बताओ बाहर क्या होगी सर, बाहर जब लाइट जाएगी तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, मतलब उसका लैम्बडा बढ़ जाना चाहिए। अच्छा सर, तो अब यहां पर कौन किसे देख रहा है सर? नहीं 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 सर, वस्तु हवा में रखी है, आदमी पानी के अंदर है। तो पहले तो ये बताओ कि जब ये गोताखोर किसी वस्तु को देखेगा तो उसमें लाइट हवा से पानी में जा रही है, पानी से हवा में जा रही है? कहां जा रही है लाइट? कहां जा रही है लाइट? कहां जा रही है लाइट? बताएंगे बताएंगे बताएंगे। बताओ भाई, बताओ भाई। हाँ सर, अगर मान के चलो कोई पानी के अंदर से बाहर देख रहा है तो लाइट जो है वो हवा में से पानी में आएगी। तो लाइट जब हवा में से पानी में आएगी तो उसके लिए सर प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और प्रकाश की चाल कम हो जाएगी तो अपवर्तनांक घट जाएगा, अपवर्तनांक घट जाएगा, सॉरी प्रकाश की चाल कम हो जाएगी मतलब लैम्बडा घट जाएगा, और लैम्बडा घट जाएगा तो मतलब कि सर रंग जो है वह इससे, ये लैम्बडा बढ़ रहा है नीचे जाने पर, तो कम लैम्बडा वाला, तो कम लैम्बडा वाला सर ये कुछ दिखाई देगा। तो ग्रीन से कम नीला या ब्लू सही जवाब होगा इसका। ठीक है, और एक और कॉमन सेंस की बात है ना, मान के चलो ग्रीन दिख रहा था, नीचे दो है येलो और रेड, और ऊपर एक है ब्लू। तो यार अगर तुम येलो आंसर कर रहे हो, तुमने बोला लैम्बडा बढ़ रहा, तो बढ़कर येलो भी हो सकता है, बढ़ के रेड भी हो सकता है। तो सर अगर मान के चल ये होता ना, तो वो ये इन तीनों में से कुछ एक ही ऑप्शन में देता। क्यों? क्योंकि बढ़ने के बाद में तो कुछ भी हो सकता है ना यार। तुझे कैसे पता येलो ही होगा, तुझे कैसे पता रेड ही होगा? मतलब सर कम हो रहा है नहीं आया ना तुम्हारे समझ में? कोई बात नहीं, तुम सबने बचपन में बहुत सारा भूसा खाया था, और अभी थोड़े दिन पहले एक एक्सरे करवाया था, तो उसमें तुम्हारे घुटने का एक्सरे था, तो छोटा सा दिमाग वहां पाया गया जिससे तुम सब सोचते हो। समझ में आया मैंने क्या बोला था अभी? कॉमन सेंस की बात। सर अगर वो सवाल वाला चाहता है कि ग्रीन है, ग्रीन दिख रहा था, अब आंसर ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है। देख अगर लैम्बडा बढ़ता होता तो ये दोनों ही ऑप्शन, फिर तो दोनों ही सही होने चाहिए थे। लेकिन सर है ना, लैम्बडा मतलब कम होना चाहिए। ठीक है, मॉड्यूल में इसका आंसर ग्रीन दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया बेटा, वो सवाल दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हिंदी में बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब यहां पर क्या होता है ना, देखो हमें पता है सर कि जब भी लाइट जो है ना, जब भी लाइट एक बार सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, बहुत ध्यान से सुने आप, क्या बोल रहा हूं, सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है। तो क्या होता है सर, जब भी लाइट सघन माध्यम से पानी में से हवा में जा रही है तो क्या होगा सर, लाइट अभिलंब से दूर भटक जाती है। अच्छा, लाइट अगर विरल से सघन में आती है, तो विरल से सघन में आती है तो सर ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, अच्छा अगर मान के चलो, अगर मान के चलो कि यहां पर
मैंने ये वाला कोण बढ़ाया 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 बढ़ाया, मतलब कि आपतन कोण बढ़ाया। देख पहले तो मानकर 0 डिग्री, तो लाइट सीधी निकल रही थी। फिर आपतन कोण बढ़ाया 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 बढ़ाया, तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। लेकिन आपतन कोण में कितना भी बढ़ा दूं, अपवर्तन कोण हमेशा छोटा है उससे। तो लाइट जो है वो यहां पर अगर मान के चलो इतना भयंकर बढ़ा दिया सर, ये रहा आपतन, तब क्या होगा, अपवर्तन इधर हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो अपवर्तन होगा ही होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। क्यों सर? यहां क्या होगा कि जैसे जैसे मैं कोण बढ़ाऊंगा 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 बढ़ाऊंगा, तो एक लिमिट ऐसी आ जाएगी, एक लिमिट ऐसी आ जाएगी कि सर यहां पर आपने कोण जैसे ही और बढ़ाया, तो ये वाली जो प्रकाश किरण थी उसमें अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। और उसके बाद में जैसे ही 90 डिग्री बनेगा, जैसे ही 90 डिग्री का, तो और थोड़ा सा अगर आपने आपतन कोण बनाया, तो लाइट जो है वो पूरी पूरी अंदर आ जाएगी समान माध्यम में। लाइट पूरी पूरी अंदर आ जाएगी समान माध्यम में। ठीक है। अच्छा सर, क्या पहले लाइट जो है वो अंदर नहीं आ रही थी? आ रही थी। देखो क्या होता है एक्चुअल में, ध्यान समझना इस बात को ना। और अच्छा, इसी चीज को हमने पूर्णतः आंतरिक परावर्तन बोल दिया कि लाइट जो है दूसरे माध्यम में न जाते हुए उसी माध्यम में, सघन माध्यम में वापस आते हैं। तो क्या होता है, हमें पता है सर, लाइट जब भी किसी माध्यम में टकराती है तो कुछ परावर्तन होता है, कुछ अपवर्तन होता है। ठीक है। तो यहां पर भी यही हो रहा था, यहां पर भी यही हो रहा था कि जब लाइट जो है वो लाइट जब इस माध्यम में जा रही थी, तो इसमें से कुछ परावर्तित भी हो रही थी, होगी भाई, कुछ परावर्तन भी हो रहा था, लेकिन बहुत ही कम परावर्तन हो रहा था, बहुत ही कम परावर्तन हो रहा था। लेकिन कुछ अपवर्तन भी हो रहा था, कुछ परावर्तन भी हो रहा था। लेकिन अगर आपने आपतन कोण जो है वो और बढ़ाया, तो एक समय ये आएगा कि सर अब यहां पर परावर्तन भी होगा ही होगा, लेकिन अपवर्तन कोण जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा। और अगर इससे हल्का सा भी और आपने आपतन कोण बढ़ा दिया, तो लाइट पूरी 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 अंदर ही आने लग जाएगी, बाहर कुछ नहीं जाएगी। तो इस परिघटना को, जिसमें लाइट पूर्णतः समान माध्यम में लौट आए, उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, है ना। जैसे देखो, कहां से देखे सर, ये खोल ही नहीं रहा इसमें। चलो दूसरा वाला खोल लेते हैं। खुल गया? हाँ, खुल गया। देखो क्या होता है कि अगर मान के चलो अभी ये जो लाइट है ना, यहाँ पे मैं लाइट चलाऊंगा, तो अभी क्या होगा, ये लाइट जो है, ये एयर है, नीचे वाटर है। ठीक है। देखो सर, लाइट आई, बहुत सारी इस माध्यम में चलेगी, थोड़ी सी परावर्तित होगी थोड़ी सी परावर्तित, क्योंकि हमें पता है सर, जब हम कांच के ऊपर या पानी के ऊपर जब हम देखते हैं, तो सर हमें अंदर का भी दिखाई देता है और कुछ थोड़ा सा हमारा भी चेहरा दिखाई देता है, थोड़ा सा परावर्तन होता है सर। तो वही चीज यहां पर भी हो रही है। अगर मान के चलो यहाँ पे हमने आपतन कोण बढ़ाया, तो परावर्तन कोण जो है सर वो भी बढ़ेगा और अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। मैं कितना भी बढ़ा दूं, लेकिन सर मामला तो है, कुछ लाइट इधर जाएगी ही जाएगी और कुछ लाइट उधर आएगी ही आएगी। ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो है ना। अच्छा, इसको समझने के लिए आप चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो कि देखो, ये तरंग के रूप में समझ सकते हो कि कुछ लाइट जो है उसका अधिकतर भाग अंदर जा रहा है, कुछ भाग उधर की तरफ भी जा रहा है ना। यहां पर भी वही होगा, मैं कोण बढ़ाते जाऊं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान के चलो मैंने क्या किया, इसे बंद किया और ऊपर की तरफ मैंने पानी कर दिया और नीचे की तरफ अब हवा कर दी, उल्टा कर दिया। मतलब लाइट जो है अब वो पानी से हवा में आएगी, है ना। मतलब वैसे मैंने नीचे पानी, ऊपर हवा बनाई थी। कहां पर? यहां पर मैंने नीचे सघन बना, ऊपर भी बना। ऊपर उल्टा भी हो सकता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज तो सेम ही होगी। मतलब कि लाइट जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही। तो अब देखना यहां पर लाइट आई, पहले सीधी आई, सीधी की सीधे नीचे निकल गई। ठीक है।
अब अगर मैंने यहां पर कोण बढ़ाया 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 तो क्या होगा सर, यहां पर अब मेरे पास यहां पर ये आपतन कोण का परावर्तन कोण हमें साफ दिखाई दे रहा है खुली आंखों से कि सर आपतन कोण छोटा है, परावर्तन कोण बड़ा है ना। तुम चाहो तो यहां पर एक स्केल रखकर नाप भी सकते हो। देखो ये यहां पर सर ये 30 डिग्री है और ये वाला जो कोण होगा सर ये यहां से, अच्छा ये 30 डिग्री इधर से है ना, यहां से 0 से 30 है, ये वाली जो वैल्यू है सर ये 30 के पार आ चुकी है, ये 30 है और ये 30 से ज्यादा, मतलब ये कोई 40 डिग्री के करीब है। अगर मैं आपतन कोण और बढ़ाऊंगा तो परावर्तन कोण और बढ़ेगा। मान के चलो मैंने यहां पे 40 डिग्री कर दिया तो सर ये 60 डिग्री के करीब पहुंच गया। कहां पहुंच गया? 60 डिग्री के करीब पहुंच गया। और बढ़ाऊंगा तो सर, अच्छा अब ये बात भी ध्यान रखो यार, क्या कि जब ये मान के चलो 30 डिग्री पे था तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो कुछ तो ये 40 डिग्री पर जा रही है, कुछ तो ये 40 डिग्री पर जा रही है और कुछ लाइट परावर्तित होकर 30 डिग्री पर वापस भी आ रही है। देखो ध्यान से, बहुत बहुत कम है लेकिन है तो सही, इससे और फील आएगा। ये है तो सही, थोड़ी तो जा रही है सर, हल्की सी तो जा रही है, मतलब परावर्तन होता रहता है। देखो मेन में मुद्दा इससे ये समझाना चाहता हूं कि बच्चों को या लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर जब हमारे पास आपतित किरण हो रही थी, तो जब हमारे पास सतह पर टकरा रही थी वो, तो क्या उस कंडीशन में परावर्तन पहले नहीं हो रहा था, एकदम से बाद में अचानक परावर्तन होने लग गया? नहीं, परावर्तन पहले भी हो रहा था, बाद में भी होगा, लेकिन बस ये है कि पहले अपवर्तन ज्यादा हो रहा था, परावर्तन कम होगा, लेकिन एक स्थिति के बाद में परावर्तन बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, या पूरा परावर्तन ही होगा, अपवर्तन रुक जाएगा, मतलब रिफ्रैक्शन रुक जाएगा, रिफ्लेक्शन ही होता रहेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे आपतन बढ़ाया 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 तो देखो मान के चलो मैंने 40 डिग्री करा तो सर ये 60 डिग्री करीब हो गया, और यहाँ पर ये परावर्तन कोण भी यहाँ पर 40 डिग्री होगा, क्योंकि अपवर्तन कोण परावर्तन ये दोनों कोण तो बराबर होंगे, अपवर्तन परावर्तन बराबर होंगे, है ना। सॉरी, आपतन और अपवर्तन जो होगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन वाले बराबर होंगे, रिफ्रैक्शन वाले अपवर्तन वाला कोण ज्यादा ही होगा। अच्छा, और बढ़ाने की सोची मैंने, और बढ़ाने की सोची। अच्छा देखो 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 सर 40 पे थे, 40 से आप थोड़ा सा आओ, मैं 40 से आया 45 तक आया, तो सर ये कोण तो बहुत ज्यादा बढ़ गया अब तो, है ना। और ध्यान से देखो येलो लाइन डार्क होती जा रही है, मतलब ऑल लाइट समान माध्यम में परावर्तित हो रही है। अच्छा, और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, बढ़ाकर अगर मैंने यहां पर इसे सर जैसे ही आपने इसे 50 डिग्री के करीब करा, 50 डिग्री के करीब, देखो 50 डिग्री से थोड़ा सा कम है ना, तो ये लाइट बहुत सारे इस माध्यम में आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट 50 से थोड़ा सा ज्यादा करा तो सर अब ये देखो बिल्कुल बोल्ड होगी, अब कोई लाइट इधर नहीं आ रही, मतलब यहां तक सर ऑलमोस्ट थोड़ी सी आ रही थी, उसके बाद में कोई लाइट इस माध्यम में नहीं जा रही, सारी लाइट उसी माध्यम में वापस आ रही है। तरंग के रूप में भी समझ सकते हो, तो कितनी कम आ रही है और उधर मैक्सिमम लाइट जा रही है। जब यहां पर थे हम सर, यहां पर थे तो बहुत सारी लाइट इधर आ रही थी, बहुत कम इधर जा रही थी, लेकिन जैसे ही हम इसे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा सर, इस माध्यम में आती हुई लाइट कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी। देखो एक समय आ गया जिसपे 90 डिग्री बन रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री कोण बन रहा है, और उससे थोड़ा सा ज्यादा करूंगा सर तो पूरी लाइट अब इधर आने लग गई, और इसमें परावर्तन के नियम लगने लग जाएंगे। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो यहां जैसे परावर्तन नॉर्मल होता था वैसा होने लग जाएगा, नॉर्मल परावर्तन जैसे होता था वैसा होने लग जाएगा। क्लियर है मामला? क्या सभी को ये कंडीशन समझ में आई? और इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या हो रहा है कि लाइट जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो पूर्ण रूप से समान माध्यम में लौट जाती है, उसी परिघटना को हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला है। साथ ही साथ इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि जब हमारे पास ये देखो ये 50 डिग्री के करीब जब वैल्यू आई थी, है ना, 50 डिग्री के करीब जब वैल्यू आई थी, तो देखो इससे हमने एक्चुअल में ना चाहते हुए कैलकुलेट भी कर दिया। क्या हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज है, ये एनिमेशन जो रियल एनिमेशन है, मतलब ये रियल लाइफ में जो रहा उससे जुड़ा हुआ एनिमेशन है। तो ये पानी है, ये हवा है, तो पानी और हवा के लिए 50 डिग्री से ज्यादा का अगर कोण बनेगा, 50 डिग्री से ज्यादा का कोण बनेगा तो लाइट जो है पानी की पानी में निकल जाएगी, हवा में आएगी नहीं। देख 50 डिग्री से कम होगा तो आप लाइट जो है हवा में आ रही है, और 50 डिग्री से ज्यादा का कोण बनेगा तो पानी की पानी में निकल जा रही है। मतलब 50 डिग्री वह कोण हुआ जिस पर यहां पर
अपवर्तन, यहां पर जो रिफ्रैक्शन एंगल चाहिए, अपवर्तन कोण जो था वो जस्ट 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इससे हल्का सा भी ज्यादा हुआ तो पूरी लाइट अंदर आ जाएगी। मतलब कि यहां पर अपवर्तन कोण जो होगा उसे हम बोल सकते हैं ये होगा 90 डिग्री। ये क्या होगा? 90 डिग्री अपवर्तन कोण। तो जिस कंडीशन में या जिस आपतन कोण की वैल्यू के बाद में मेरे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लग जाता है, उस आपतन कोण की वैल्यू को मैं क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल बोलता हूं। क्या बोलता हूं? क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल बोलता हूं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ सर कि 50 डिग्री के ऊपर अगर हमने, या 50 डिग्री जो हुआ वो पानी और वायु के लिए क्रिटिकल एंगल हो गया, या हम उसे क्रांतिक कोण बोल सकते हैं कि सर 50 डिग्री के ऊपर अगर हमारा कोण बना आपतन कोण, तो लाइट बाहर नहीं आएगी, लाइट उसी माध्यम में चली जाएगी। और ये आप चाहो तो प्रैक्टिकली करके देख लो। एक ग्लास में पानी भरो और ये अपनी नजरों से आप देख सकते हो कि अगर यहां पर पानी भरा हुआ है, देख कहां से लाइट आ रही है सर? पानी से लाइट मेरी तरफ आ रही है। तो अगर सर मैं यहां पर देखूं तो मुझे सतह दिखाई देगी। एक लेवल के ऊपर ले जाऊंगा ना मैं, तो मुझे अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन नियम अनुसार तो सर यहां से लाइट आ रही है तो मुझे अंदर का तो दिखना चाहिए, लेकिन अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर से जो लाइट आ रही थी वो ये 50 डिग्री से कम कोण बना रही है, 50 डिग्री से कम कोण बना रही है, तो लाइट बाहर आ रही है। सर मैंने सोचा कोण बढ़ाया, एक लेवल ऐसा आएगा कि सर अंदर का मुझे कुछ नहीं दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि अंदर से लाइट अब बाहर नहीं आ पा रही है। आया समझ में? हाँ, 50 डिग्री वह कोण है जिसमें अपवर्तन की जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लग जाएगा। ठीक है, तो यह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसमें क्रांतिक कोण वगैरह की वैल्यू हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। जो मैंने बोला आप वो यहां पर ऐसे भी समझ सकते हो। देखो लाइट पहले यहां से सीधे जा रही थी, फिर लाइट कुछ घूमी, फिर एक वैल्यू ऐसे ही जिसमें लाइट जो है 90 डिग्री घूम गई, तो ये वाली जो वैल्यू है थीटा सी या क्रांतिक कोण बोलेंगे हम। और इससे ज्यादा अगर कोण बढ़ाओगे तो आपको लाइट जो है वो पानी के पानी में ही चली जाएगी, आपको हवा में दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है वो हम निकालना सीख लेते हैं एकदम, बस आगे अब कुछ नहीं है, यही समझना था। क्रांतिक कोण का मान क्या होता है वो सीख लेते हैं हम। यहां पे लाइट आएगी और लाइट इधर की तरफ चली जाएगी। मतलब सर इसका अपवर्तनांक म्यू है और इधर इसका अपवर्तनांक म्यू1 बोल देते, इसका अपवर्तनांक म्यू2 बोल देते। और एक बात तो पक्की होनी चाहिए, म्यू1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए म्यू2 से, तभी ये कहानी होगी, है ना। ये सघन है, वो विरल माध्यम है। अच्छा, यहां पर कोण 90 डिग्री है, ये कोण होगा थीटा सी, ये कोण होगा थीटा सी बोलेंगे हम इसे। ठीक है, ये पानी है, वो वायु है। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं, इस बिंदु पे स्नेल का नियम लगा दे, म्यू1 साइन थीटा सी बराबर होगा म्यू2 साइन 90। साइन 90, ये 90 डिग्री बन गया, ये तो 1 होता है, तो होगा म्यू1 साइन थीटा सी बराबर होगा म्यू2 के। कहानी खत्म, पैसा जा, है ना। या यहां से साइन थीटा सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगा म्यू2 बटे में म्यू1, या थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स म्यू2 बाय म्यू1। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि यदि मान के चलो, यदि म्यू2 वायु हो जाए, मतलब सर ऊपर वाला माध्यम जो है या माध्यम 2 जो है वो वायु हो, तो म्यू2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर म्यू2 की वैल्यू 1 होगी तो मैं यहां से थीटा सी जो है वो लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1 बटा म्यू, साइन इनवर्स 1 बटा म्यू। ठीक है, क्या ये रोमांचकारी बातें सभी को समझ में आती है? ये हमने क्रांतिक कोण की वैल्यू निकालना सीख ली। चलिए, तो आज की क्लास इतनी रखते। अब हम इस पे न्यूमेरिकल वगैरह करने होंगे, कुछ न्यूमेरिकल में होमवर्क में डाल रहा हूं, एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, क्योंकि अभी मेरे को इसमें और भी बातें बतानी है आपको। तो वो कल की क्लास में इसका एक ग्राफ वगैरह भी बनता है और इसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, वो कल की क्लास में अब हम कवर करेंगे, है ना। तो ये जो मैंने बातें बताई एक बार कॉपी में लिख लो, इसके नीचे जगह छोड़ना, क्योंकि मैं कल मतलब या तो मैं बोल दूंगा आपको, डिक्टेट कर दूंगा, या फिर मैं आपको यहाँ पे स्लाइड में
इसकी और डेफिनेशंस वगैरह और जो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने बोला वो ऐसा कैसा आपको मिल जाएगा। चलिए, तो जितना पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेना। हाँ, 1 2 कोई नहीं, ऊपर वाले को 1 नीचे वाले को 2 भी बोल सकते हो, बस इतना याद रखना कि नीचे वाला जो सघन माध्यम होना चाहिए। चलो भाई, तो जितना पढ़ाया वो रिवाइज कर लेना। अब कल की क्लास में हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। डायमंड वगैरह भी कल पढ़ेंगे हम।